डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 20 सेकेंड ईयर की बुक का पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और इसमें हमने क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड्स, कैरियोटाइप और सेंट्रोमियर की बेस के ऊपर क्रोमोसोम्स की जो शेप्स हैं उनके बारे में स्टडी किया था। आज डियर स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम डियर स्टूडेंट दो मेन चीज़ों से मिलकर बना है, दैट इज़ डीएनए। नंबर वन इज़ डीएनए, जिसका फुल नेम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और सेकंड चीज़ जिससे ये मिलकर बना है वो है प्रोटीन। तो डीएनए, एक क्रोमोसोम में डीएनए की क्वांटिटी है 40%, यानी एक क्रोमोसोम में डीएनए कितना मौजूद होता है? 40% मौजूद होता है, और 60% इसमें मौजूद होती है प्रोटीन। और तीसरी चीज़ जो कि इसमें ट्रेसेस में मौजूद होती है वो है आरएनए। ये आमतौर पर वो आरएनए होता है जो डीएनए से सिंथेसाइज हो रहा होता है, मगर ये बहुत कम मिकदार के अंदर ट्रेसेस में मौजूद होता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम डीएनए की कॉम्पोजिशन की बात करें तो क्रोमोसोम की कॉम्पोजिशन की बात करें, सो क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। मोस्ट आर अबाउट 40% ऑफ द क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड 60% प्रोटीन। और ट्रेसेस में यानी कि बहुत मामूली मिकदार के अंदर, वेरी लिटल अमाउंट के अंदर आरएनए इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोम। बिकॉज हम कहते हैं तीन किस्म का आरएनए होता है। एम आरएनए उसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए, टी आरएनए उसको कहते हैं ट्रांसफ़र आरएनए, और आर आरएनए को कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। हम कहते हैं कि ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए। तो इसलिए क्योंकि 40% इसमें डीएनए हर क्रोमोसोम में मौजूद है, तो कुछ ना कुछ आरएनए भी डीएनए से बन रहा होता है। द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम इज़ वन वेरी लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड फाइबर that extends unbroken throughout the entire length of the chromosome। तो इसमें एक डीएनए एक क्रोमोसोम में, ये आपको मैं बता दूं फिर से एक बात कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है, इट इज़ वन क्रोमोसोम, इसको आप कहोगे वन क्रोमोसोम। अभी क्योंकि ये डुप्लीकेटेड नहीं है तो इसमें वन ही क्रोमेटिड है, और इसमें वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होगा, लॉन्ग होगा, एंटायर लेंथ में एक डी, यानी एक क्रोमोसोम अगर नॉन रेप्लिकेटेड है, अभी इस वक्त ये वाला क्रोमोसोम को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? नॉन रेप्लिकेटेड या डुप्लीकेटेड भी कह सकते हैं आप। तो इसमें एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड और एक ही डीएनए का मॉलिक्यूल सिर्फ है। मगर जब ये क्रोमोसोम डुप्लीकेट होगा या रेप्लिकेटेड होगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से ये रेप्लिकेटेड हो जाता है, तो अब आप इसको कहोगे कि इसमें क्रोमोसोम वन ही है, इट हैज़ वन क्रोमोसोम बट इट हैज़ टू क्रोमेटिड्स। और टू क्रोमेटिड्स का मतलब है इट हैज़ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। तो एक क्रोमोसोम में यूजुअली जो नॉन रेप्लिकेटेड है, नॉन डुप्लीकेटेड है, उसमें एक लॉन्ग डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। अब यहाँ पर इसी बात को एक एग्जांपल की शक्ल में बताया गया है कि एक ह्यूमन क्रोमोसोम के अंदर सिर्फ एक, 46 में से सिर्फ एक के अंदर, एक ह्यूमन क्रोमोसोम के अंदर कितने बेसिस पाए जाते हैं? टिपिकल, ये एमसीक्यू भी आता है, टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम कंटेन अबाउट 140 मिलियन, यानी कि 1.4 × 10⁸ न्यूक्लियोटाइड्स इन इट्स डीएनए। सो एक क्रोमोसोम के अंदर 140 मिलियन या 1.4 × 10⁸ न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं। अब ये चार किस्म के होते हैं, रिपीटेडली आते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन और साइटोसिन। तो एक क्रोमोसोम में 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनका ऑब्वियसली कोई
पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, तरतीब है, सीक्वेंस है। और फुल फॉर्म में बात करें तो ये 1.4 × 10⁸ न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। अब ये कहा गया है कि द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वन क्रोमोसोम कंटेन वुड फिल 120 प्रिंटेड बुक्स ऑफ 100 पेजेस इफ़ वन न्यूक्लियोटाइड कॉरस्पॉन्ड्स टू द वन वर्ड। अगर हम कहें कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है एक वर्ड है, एक न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू वन वर्ड और वन पेज, और अगर हम कहते हैं कि 500 वर्ड्स हम लिखते हैं वन पेज के ऊपर, एक पेज के ऊपर, तो और इस तरह 1000 पेजेस को मिलाकर हम बनाते हैं वन बुक। तो इस इंफॉर्मेशन के लिए हमें 280 बुक्स जो हैं वो प्रिंट करनी पड़ेंगी। यानी अगर हम कहते हैं कि एक क्रोमोसोम के अंदर 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हैं और हम कहें कि ये जैसे बुक में आपकी बताया हुआ है, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वन क्रोमोसोम कंटेन वुड फिल 280 प्रिंटेड बुक्स ऑफ 100 पेजेस इफ़ ईच न्यूक्लियोटाइड कॉरस्पॉन्ड्स टू अ वर्ड, ईच पेज हैड 500 वर्ड्स। यानी अगर हम ये कह रहे हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड एक लफ्ज़ के बराबर है और 500 लफ्ज़ लिखे गए हैं एक पेज के ऊपर, 1000 पेजेस ने मिलकर एक बुक बनाई है, तो इस तरह की कितनी बुक्स बनानी पड़ेंगी? 280 किताबें बनानी पड़ेंगी इस एक क्रोमोसोम की इंफॉर्मेशन को पूरा करने के लिए। और ऐसे 46 क्रोमोसोम हमारे सिर्फ एक सेल में मौजूद हैं। और दूसरी एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की गई है कि एक टिपिकल क्रोमोसोम को अगर हम अनवाइंड अनकॉइल करें, इफ़ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम अ सिंगल क्रोमोसोम वर लेड आउट इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि एक मुश्किल काम है, इट वुड बी अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी एक क्रोमोसोम का 1 डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम अगर उसको ऐसे स्ट्रेट सीधी लाइन में लेड डाउन किया जाए तो इसकी लेंथ कितनी बनती है? 5 सेंटीमीटर बनती है। यूँ समझ लें कि 5 सेंटीमीटर लेंथ के 46 क्रोमोसोम है। अब इसको जितना मर्ज़ी आप कॉइल्ड कर लें, जितना मर्ज़ी कॉम्पैक्ट कर लें, आपको एक ह्यूज तरह की मशीनरी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी इसको एक टाइनी सेल के अंदर पैक करने के लिए। और नेचर ने इन 5 सेंटीमीटर के 46 धागों को, 46 धागों को सिर्फ सेल में पैक नहीं किया हुआ, सेल से बहुत छोटा उसका न्यूक्लियस है उसके अंदर पैक किया हुआ है। तो हम कह सकते हैं देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ इनकोडेड इन द क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की फॉर्म में क्रोमोसोम्स के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स ही थे इस टॉपिक के अंदर कि क्रोमोसोम किस चीज़ का बना हुआ है? 3 चीज़ों का बना हुआ है, डीएनए, प्रोटीन, आरएनए। डीएनए 40% है, प्रोटीन 60% है, आरएनए इसमें थोड़ी सी मिकदार के अंदर होता है। और एक क्रोमोसोम में न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं? 140 मिलियन या 1.4 × 10⁸ मिलियन। और ये न्यूक्लियोटाइड 4 किस्म के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायामीन और साइटोसिन। एक न्यूक्लियोटाइड एक वर्ड हो, 500 वर्ड्स एक पेज पे लिखे जाएं, 1000 पेजेस से एक बुक बनाई जाए, तो इस एक क्रोमोसोम की इंफॉर्मेशन के लिए 280 किताबें, 280 बुक्स प्रिंट करना पड़ेंगी। और एक क्रोमोसोम के डीएनए को अगर स्ट्रेट लाइन में लाइंड अप किया जाए तो इसकी लेंथ तकरीबन 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बनती है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि इतना लंबा डीएनए जो है वो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर पैक्ड अप हो जाता है, जिसको एग्ज़ामिन करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं, ये कुछ टर्म्स हैं, ये एक तस्वीर भी है पेज नंबर 124 पर। अगर आप इसको देखें तो इसमें कैसे ये डीएनए अरेंज होकर क्रोमोसोम बनाता है। अगर आप इसको नीचे से देखना शुरू करें तो डीएनए का डबल हेलिक्स या डुप्लेक्स है, ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिला, इसने न्यूक्लियोसोम बनाए। न्यूक्लियोसोम की फर्दर कॉइलिंग हुई तो क्रोमेटिन फाइबर बना, क्रोमेटिन फाइबर की मज़ीद कॉइलिंग हुई तो इसको सुपर कॉइल्स का नाम दिया, सुपर कॉइल्स ने मिलकर क्या बनाया? क्रोमोसोम बनाया। यानी इसकी तरतीब, इसकी सीक्वेंस ये है
कि किस तरह से ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर मिलकर अरेंज होकर क्रोमोसोम बनाते हैं, तो उसकी सीक्वेंस ये है कि डीएनए है, डीएनए का डुप्लेक्स या डीएनए का डबल हेलिक्स। तो सीक्वेंस ये होगी, छोटे से बड़े की तरफ हम पढ़ रहे हैं, डीएनए डुप्लेक्स, डुप्लेक्स को आप डबल हेलिक्स भी कह सकते हो। ये डीएनए का डुप्लेक्स जो है जब हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, तो ये एक बीडिड स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। अभी हम इसकी डिटेल की तरफ आते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोसोम जो हैं ये बीड्स की तरह, मोती जैसे तस्बीह के दाने उस तरह से अपीयर होते हैं। जब न्यूक्लियोसोम फर्दर कॉइलिंग करते हैं, कॉइल करने का मतलब है मज़ीद कंडेंस होते हैं, तो ये शेप ऑब्टेन कर लेते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स की, जो हम आम तौर पर कहते हैं कि एक नॉन डिवाइडिंग सेल में मौजूद हैं। अच्छा, ये क्रोमेटिन फाइबर्स जब मज़ीद कॉइल होते हैं, मज़ीद और ज़्यादा कॉइल होते हैं, तो इनको हम फिर कहते हैं सुपर कॉइल्स। दे विल बी कॉल्ड सुपर कॉइल्स। और ये सुपर कॉइल्स मज़ीद कॉइल्ड होकर फॉर्म ऑब्टेन करते हैं क्रोमोसोम की। तो अब इस प्रोसेस को, अगर जिस तरह से ये अभी मैंने एरो लगा के लिखा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। यानी डीएनए विल चेंज इनटू न्यूक्लियोसोम। डीएनए का डबल हेलिक्स होगा अकेला, अगर वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिल जाता है तो न्यूक्लियोसोम, देन मज़ीद कंडेंस होता है, कंडेंस का मतलब कॉइली होता है, तो क्रोमेटिन फाइबर फिर कंडेंस होते हैं तो सुपर कॉइल्स मिलकर क्रोमोसोम। अब ये एरो अगर आप डबल कर दें, यानी क्रोमोसोम जब डी कंडेंस होगा तो एक तो कंडेंसेशन है, इसका उलट जो है वो डी कंडेंसेशन है। अगर कंडेंसेशन राइटवर्ड लेफ्टवर्ड है तो डी कंडेंसेशन लेफ्टवर्ड है। क्रोमोसोम डी अनकॉइल होकर सुपर कॉइल्स बनाएगा, सुपर कॉइल्स अनकॉइल्स होकर क्रोमेटिन फाइबर्स अनकॉइल होकर न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम अनकॉइल होकर डीएनए का डबल हेलिक्स बनाएंगे। तो अब अगर आप अपनी बुक में सीक्वेंस देखें तो यही इस तस्वीर में दिखाया गया है। अगर हम क्रोमोसोम से स्टार्ट करते हैं तो क्रोमोसोम अनकॉइल होकर सुपर कॉइल्स वो मौजूद होंगे विद इन क्रोमोसोम। ये जो कॉइलिंग विद इन सुपर कॉइल्स होंगे दे विल गिव क्रोमेटिन फाइबर्स, और ये क्रोमेटिन फाइबर्स मुश्तमिल होगा न्यूक्लियोसोम्स पर। न्यूक्लियोसोम में एक तो हिस्टोन प्रोटीन होगी और उसके साथ डीएनए। तो आप इसको क्रोमोसोम से डीएनए की तरफ आ रहे हैं तो ये डी कंडेंसेशन अनकॉइलिंग है, और अगर आप डीएनए से क्रोमोसोम की तरफ जा रहे हैं तो ये कंडेंसेशन या कॉइलिंग है। तो ये सीक्वेंस डियर स्टूडेंट आपने इस तरह से याद रखना है। अब हम आते हैं कि किस तरह से ये डीएनए का डबल हेलिक्स न्यूक्लियोसोम बनाता है। तो डीएनए में एक क्रोमोसोम में एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। अब बुक में बताया गया है कि इसके 8 मॉलिक्यूल, जैसे ये अगर मैं दिखाऊं तो 4 बनते हैं, अगर इसके ऊपर 4 और मॉलिक्यूल जोड़े जाएं तो ये बन जाएंगे 8 मॉलिक्यूल्स। तो हम इसको कहेंगे इट इज़ हिस्टोन। ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। और हिस्टोन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 8 कोर ऑफ हिस्टोन है। इट इज़ 8 कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। 8 मॉलिक्यूल इसमें हिस्टोन प्रोटीन के हैं। नॉर्मली जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, मगर जो हिस्टोन प्रोटीन है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। उसकी वजह ये है कि अगर हम रिकॉल करें फर्स्ट ईयर का एक कॉन्सेप्ट, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये अमाइनो एसिड का फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, अल्काइल ग्रुप, और ये अब इसमें हम ये कहते हैं कि ये अमाइनो एसिड है, इसका ये ग्रुप जो है ना ये प्रोटॉन डोनर है, और ये ग्रुप जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ये इस तरह से इसकी शेप बनेगी। जब ये प्रोटॉन डोनेट करेगा और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा
तो प्रोटॉन डोनर जो होता है वो होता है एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होता है वो होता है बेस। तो अमाइनो एसिड में जो अमाइनो ग्रुप है ये बेसिक ग्रुप है, और जो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये एसिडिक ग्रुप है। एसिडिक ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज है, बेसिक ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज है। अब अमाइनो एसिड तीन तरह के होते हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि इनके अमाइनो ग्रुप की तादाद बेसिक ग्रुप की तादाद एसिडिक ग्रुप की तादाद के बराबर होती है। कुछ और इन पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, ना ओवरऑल एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं ना बेसिक, मगर उनके अंदर एक एसिडिक एक बेसिक ग्रुप है बराबर तादाद में। जो होंगे बेसिक, इनमें अमाइनो ग्रुप्स की तादाद ज़्यादा होगी और बेसिक ग्रुप्स की तादाद कम होगी। बेसिक ग्रुप अमाइनो ग्रुप्स की तादाद ज़्यादा और एसिडिक ग्रुप्स की तादाद कम, और ओवरऑल इन पे जो चार्ज होगा ना वो होगा पॉजिटिव। तीसरे होंगे एसिडिक। एसिडिक में ये होगा कि अमाइनो ग्रुप्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इनकी तादाद कम, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इनकी तादाद ज़्यादा। ओवरऑल ये होंगे नेगेटिव। जैसे ये वाला जो अमाइनो एसिड बना हुआ है ये है बेसिक, ये है न्यूट्रल, क्योंकि इसमें एक बेसिक ग्रुप है एक एसिडिक ग्रुप है। अगर आप इसको इस तरह से कर देते हैं NH3, अब इसमें दो बेसिक ग्रुप हो गए हैं, जिसमें बेसिक ग्रुप की तादाद एसिडिक ग्रुप से ज़्यादा हो, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो बेसिक अमाइनो एसिड बन जाता है। और अगर इस तरह से हो जाए कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए तो ये कौन सा ग्रुप हो गया एसिडिक। अब ओवरऑल ये क्या होगा एसिडिक। यानी अमाइनो एसिड तीन किस्म के होते हैं, न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक। तो हिस्टोन प्रोटीन को हम क्यों कहते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज इसलिए है बिकॉज इसके अंदर हैं बेसिक अमाइनो एसिड, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड। और बेसिक अमाइनो एसिड अभी हमने देखा वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उनके दो ही बेसिक अमाइनो एसिड हैं हमारे पास। एक का नाम है आर्जिनिन और दूसरे का नाम है लाइसिन। तो क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन को बनाने वाले जो अमाइनो एसिड्स हैं वो बेसिक हैं, वो पॉजिटिव हैं, और उनमें आर्जिनिन लाइसिन ज़्यादा है, तो जब बेसिक अमाइनो एसिड ज़्यादा होंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा। अमाइनो एसिड पे भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, उस बनने वाली प्रोटीन पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई हिस्टोन प्रोटीन इज़ पॉजिटिवली चार्ज। हिस्टोन प्रोटीन इज़ पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड्स, एंड बेसिक अमाइनो एसिड्स आर आर्जिनिन एंड लाइसिन, और बेसिक अमाइनो एसिड्स के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हिस्टोन हो गया। अब हिस्टोन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो 8 मॉलिक्यूल हिस्टोन के ये मौजूद हैं जिन सब के ऊपर बेसिक अमाइनो एसिड ज़्यादा होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज है। और बेसिक अमाइनो एसिड कौन से हैं, आर्जिनिन और लाइसिन। अच्छा, अब क्या होगा कि इसके अराउंड डीएनए का मॉलिक्यूल रैप अप होगा। इस तरह से ये डीएनए का डुप्लेक्स आएगा, एक चक्कर लगाएगा, दूसरा चक्कर लगाएगा। ये डीएनए का डुप्लेक्स है जो इसके गिर्द 2 बार रैप अप हुआ। आगे क्या होगा, आगे मज़ीद अनदर हिस्टोन प्रोटीन होगा जिसके ऊपर अगेन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इट ऑल्सो हैज़ पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर भी डीएनए का मॉलिक्यूल कितनी बार रैप अप करेगा, 2 बार ऐसे रैप अप करेगा, आगे चला जाएगा। ये जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है डीएनए और 8 कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन का, ये वाला, इन कॉम्प्लेक्स को नाम दिया जाता है न्यूक्लियोसोम्स का। तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन, इसी तरह और भी होंगे, ये हमने दो, और इनके दरमियान फासला कितना होता है, 200 न्यूक्लियोटाइड्स का। तो 8 कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन जिसके ऊपर 2 बार डीएनए का मॉलिक्यूल रैप अप होता है, ये मिलकर बनाता है न्यूक्लियोसोम।
फिर 200 न्यूक्लियोटाइड्स के फासले पर अनदर न्यूक्लियोसोम, फिर अनदर न्यूक्लियोसोम। ये ऐसे ही है जैसे एक रस्सी है या तस्बीह है, उसकी एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर वो मोती लगे हुए हैं दाने। तो बीड्स इन स्ट्रिंग, न्यूक्लियोसोम डीएनए को, क्रोमोसोम को कैसी अपीयरेंस देते हैं? बीड्स, जैसे मोती लगे हुए हैं, बीड्स इन स्ट्रिंग। एक रस्सी में मोती जो हैं वो पिरोए हुए हैं, वो लगे हुए हैं। तो बीड्स इन अ स्ट्रिंग, इसको अपीयरेंस कौन देते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो अब इस चीज़ को डियर स्टूडेंट्स आप ज़रा बुक से भी देख लें। एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड द डीएनए डुप्लेक्स इज कॉइल्ड अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन। 8 हिस्टोन का मतलब है 8 मॉलिक्यूल हिस्टोन प्रोटीन के, फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स नोन एज न्यूक्लियोसोम। अनलाइक मोस्ट ऑफ द प्रोटीन, जैसे हमारी बॉडी की ज़्यादातर प्रोटीन जो हैं विच आर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, हिस्टोन इज़ पॉजिटिवली चार्ज। और वो रीज़न मैंने आपको बता दी, ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड। और कौन से हैं बेसिक अमाइनो एसिड? नाम भी बताया आपको, आर्जिनिन एंड लाइसिन। दे आर यूजुअली स्ट्रॉन्गली अटैच टू द नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द डीएनए। तो बिकॉज डीएनए के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज, अब हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाएगी इनके बिटवीन। द हिस्टोन कोर्स दस एक्ट एज मैग्नेटिक फॉर्म्स टू प्रमोट एंड गाइड द कॉइलिंग ऑफ डीएनए। इसकी वजह से, क्योंकि हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, डीएनए ऑटोमेटिकली कॉइल होता जाएगा हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। और ये जो इससे बनेगा क्रोमेटिन फाइबर, ये भी न्यूक्लियोसोम बने, आपको बताया इससे बनेगा क्रोमेटिन फाइबर। उस क्रोमेटिन फाइबर से बनेगा सुपर कॉइल विच अल्टीमेटली ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। फर्दर कॉइलिंग सीन स्ट्रिंग ऑफ न्यू रैप अराउंड रैप्स अप इनटू अ हायर ऑर्डर कॉइल्स को कहा जाता है सुपर कॉइल्स, और अल्टीमेटली वो क्रोमोसोम की फॉर्म में अपीयर होते हैं। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट एंड में यहाँ पे 2 टर्म्स आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। यानी क्रोमोसोम जब अनकॉइल होके सुपर कॉइल बनाता है, सुपर कॉइल अनकॉइल होके क्रोमेटिन फाइबर बनाता है। तो क्रोमेटिन 2 किस्म का होता है, एक को हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, और दूसरे को कहते हैं यूक्रोमेटिन। देयर इज़ अ हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? ऐसा क्रोमेटिन जो परमानेंटली कंडेंस होता है, अ क्रोमेटिन which is permanently condensed। इसको कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। यानी जब क्रोमोसोम की अनकॉइलिंग होती है, डीकंडेंसेशन होती है, तो उसके नतीजे में वो पोर्शन जो कभी भी अनकॉइल नहीं होता, जो कभी भी डीकंडेंस नहीं होता, वो परमानेंटली कंडेंस्ड ही रहता है। तो इस वजह से इसके ऊपर जो जीन्स पाए जाते हैं वो होते हैं इनएक्टिव जीन्स, जो ख़ुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और दूसरा क्रोमेटिन जो होता है ये यूक्रोमेटिन होता है। यूक्रोमेटिन का मतलब ये होता है जो कि डीकंडेंस अनकॉइल हो सकता है, डीकंडेंस्ड होता है। डीकंडेंस का मतलब होता है अनकॉइल हो सकता है। और इसके ऊपर जो जीन्स होते हैं वो एक्टिव जीन्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिव जीन्स जो कि एक्सप्रेसिबल जीन्स होते हैं। बेसिकली जीन एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि डीएनए जो क्रोमोसोम में मौजूद है वो अपनी इन्फॉर्मेशन पास करे आरएनए को, और आरएनए उस इन्फॉर्मेशन से आगे प्रोटीन बनाए। तो जिस जीन से आरएनए बन सकता है, प्रोटीन बन सकता है, वो तो एक्टिव जीन है, एक्सप्रेसिबल जीन है। जिस जीन से आरएनए नहीं बन सकता, जिससे प्रोटीन नहीं बन सकता, वो इनएक्टिव जीन है। तो हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव जीन्स पर मुश्तमिल होता है और यूक्रोमेटिन जो होता है वो एक्टिव जीन पर मुश्तमिल होता है। किसी एक सेल का अगर हम क्रोमेटिन देखें तो उसमें 99% क्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन होता है। यानी सेल के पास जितना क्रोमेटिन होता है उसमें मोस्टली क्रोमेटिन इनएक्टिव जीन्स पर मुश्तमिल होता है। और हर सेल के अंदर 1% जो क्रोमेटिन होता है वो एक्टिव होता है। यानी अब जैसे ह्यूमन बीइंग में ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, हर एक में 46 क्रोमोसोम, हर एक में एक जैसा डीएनए, एक जैसे जीन्स हैं, मगर हर एक का हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में फ़र्क है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें कि ह्यूमन बीइंग का पैंक्रियाज का बीटा सेल इंसुलिन बनाता है।
क्या मसल, ब्रेन, बोन के सेल के पास इंसुलिन वाला जीन नहीं है? इंसुलिन वाला जीन हर सेल के पास है, मगर बाकी तमाम सेल्स में इंसुलिन वाला जीन हेट्रोक्रोमेटिन में है, जो परमानेंटली कंडेंस है, जो इनएक्टिव जीन्स हैं। पेंक्रियाज के बीटा सेल में जो इंसुलिन का जीन है वो यूक्रोमेटिन में है, जो डीकंडेंस अनकॉइल होता है और ये एक्टिव जीन है, इसलिए सिर्फ पेंक्रियाज के बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं, बाकी नहीं बनाते। तो इस चीज़ को ज़रा बुक से भी आप लोग देख लें एक बार। हाईली कंडेंस्ड पोर्शन ऑफ क्रोमेटिन इज़ कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। Some of these portions remain permanently condensed so that their DNA is never expressed. DNA के एक्सप्रेस होने का मतलब वही है कि DNA से RNA का बनना और RNA से प्रोटीन। अगर तो ये RNA प्रोटीन बनाता है DNA, तो वो एक्टिव जीन है, एक्सप्रेसिबल जीन्स हैं। अगर नहीं बनाता तो वो इनएक्टिव जीन है, नॉन एक्सप्रेसिबल जीन है। और नॉन एक्सप्रेसिबल इनएक्टिव जीन्स होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन में। द रिमाइंडर यानी हेट्रोक्रोमेटिन के अलावा जो 1% है उसको कहते हैं यूक्रोमेटिन। इज़ कंडेंस ओनली इन द सेल डिवीजन व्हेन कॉम्पैक्ट पैकिंग फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ये तभी कंडेंस होता है जब क्रोमोसोम की मूवमेंट मतलब क्रोमोसोम अपीयर हो, बाकी टाइम में ये डीकंडेंस रहता है, यानी इसके जीन्स खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एट ऑल अदर टाइम यूक्रोमेटिन इज़ प्रेजेंट इन एन ओपन कॉन्फिगरेशन एंड इट्स जीन्स कैन बी express. The way chromatin is packed within the cell is non-dividing is not well understood beyond the level of the nucleosome, and this topic is intensive। यानी कि हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, एक है क्रोमेटिन, एक यूक्रोमेटिन। तो डियर स्टूडेंट, ये दोनों टर्म्स न्यूक्लियोसोम बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसमें फिर सारी चीज़ें आप बताएंगे कि न्यूक्लियोसोम में 8 हिस्टोन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, अर्जिनिन, लाइसिन, कौन से अमाइनो एसिड हैं, और ये सारा कुछ। और इसी तरह हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक हमारे पास है वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसका जस्ट एक हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, इसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जैसे कि आप अपनी बुक में देख सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि देखें, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो करेक्टर पास होते हैं इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, विरासत। मतलब बालों का रंग, आँखों का रंग और ब्लड ग्रुप्स और फिंगरप्रिंट्स और स्किन कलर हम देखते हैं कि पेरेंट्स से बच्चों में पास होता है। ये तो मैंने चंद करेक्टर के नाम लिखे, हर करेक्टर वालिदैन से बच्चों में पास होता है। तो वो करेक्टर बच्चों में जिन चीज़ों के ज़रिए पास होता है वो क्या होते हैं, क्रोमोसोम। तो इसमें हम ये थ्योरी में यही पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम किस तरह इनहेरिटेंस में अपना रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक दो साइंटिस्ट के नेम है, वो आप देख लें ज़रा। सेंट्रल रोल ऑफ क्रोमोसोम इन हेरिडिटी वॉज सजेस्टेड इन 1900 बाय जर्मन जेनेटिक्स कॉर्ल कॉरेंस। तो सबसे पहले कॉर्ल कॉरेंस ने बताया था कि इनहेरिटेंस क्रोमोसोम की वजह से होती है। वन ऑफ द पेपर अनाउंसिंग द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल, वो जो मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इनहेरिटेंस का वर्क है। उसके बाद सिमिलर क्रोमोसोम यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, मियोसिस होती है, तो वो एक एक पार्टनर के मीट में जाता है, फर्टिलाइजेशन में फिर इकट्ठा हो जाता है। बहरहाल ये देख सकते हैं आप कि प्रॉपर फॉर्म में फर्स्ट टाइम जिसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस फॉर्मुलेट की थी उसका नाम था वॉल्टर सटन 1902 में। तो हम इसी की थ्योरी को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि वॉल्टर सटन की थ्योरी क्या है क्रोमोसोम के इनहेरिटेंस के बारे में, और फिर टी.एच. मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट इसके हवाले से पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स हम इधर ही ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, फिर उसमें न्यूक्लियोसोम, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, इन चीज़ों को इन डिटेल डिस्कस किया, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का भी किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सटन्स की थ्योरी और उसका मॉर्गन, थॉमस एंड मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।